हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टैन ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज हम मेवाड़ की डिक्टेशन संकलन 32, 33, 34 और 35 करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 1135 शब्द हैं और इस डिक्टेशन की जो गति है वो 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में। स्पीकर साहब, भारत की आबादी 1 अरब आंकड़े कई साल पहले पार कर चुकी है। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा है। यह बात ठीक है कि साधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित होती जा रही है, जिसका बुरा असर हमारे अधिकांश संसाधनों पर पड़ रहा है। जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण आवास, भोजन और रोजगार से जुड़ी समस्याओं से हमारी अर्थव्यवस्था दो चार हो रही है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी का गलत तरीके से दोहन हो रहा है। जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे थे, वहाँ आज बहुमंजिला इमारत ही इमारत बन रही हैं, जिसके कारण हमारी भौगोलिक व्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि धार्मिक राजनीति के चलते कोई भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाई है। बेहतर है कि देश की चिंता करने वाले लोग जनसंख्या नियंत्रित करने के उपायों के बारे में सोचें। एक परिवार में एक सदस्य के 1 या 2 बच्चे हों, उनको ही सरकारी सुविधा का लाभ देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। तभी जाकर हमारा देश विकास के रास्ते पर चल सकेगा। स्पीकर महोदय, मैं भारत की आबादी के बारे में पहले से ही अपना मुख्य वक्तव्य दे चुका हूँ और आज भी बतलाना चाहता हूँ। भारत में बढ़ रही जनसंख्या और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। दिन प्रतिदिन घटते भूजल स्तर से हमारा जीवन दिन प्रतिदिन असुरक्षित होता जा रहा है। खास तौर पर आज भी शहरी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात सर्वे के माध्यम से मालूम हुई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जल संकट वाले 20 शहरों में से 5 भारत के अंदर मौजूद हैं। यह सब कुछ जानते हुए भी हमारे राजनीतिक दल मुफ्त और रियायती दर पर पानी देने के बारे में घोषणा कर देते हैं। दरअसल लोग राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि उन्हें पर्यावरण, जल, जमीन आदि की महत्ता नहीं दिखाई पड़ती। दूसरी तरफ देश के प्रति व्यक्ति जल की खपत में निरंतर हो रही वृद्धि या चेतावनी दे रही है, फिर भी इस बात से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जबकि ज़रूरी यह है कि हमें बूंद बूंद जल की अहमियत को नज़रअंदाज न करके उसको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के कारण घाटी में विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस बुलाया जाएगा। 60 वर्षीय राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला ने विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस लाने की प्रतिज्ञा कर ली है। संयुक्त मोर्चा
सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में बतलाया कि यह सब कार्य केंद्र सरकार से होने वाली बातचीत पर निर्भर करता है। मैं फ़िलहाल जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहूँगा। श्री अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में ये सारी बातें रखी गई थीं जिसने यहाँ की जनता को बहुत प्रभावित किया था। घाटी में पुनः शांति बहाल हो, इस बात का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जनता जो प्रभावित हुई है उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह चुनौती भरा कार्य है। उनके घर और उनकी संपत्ति निश्चित रूप से उन्हें ही मिलना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि 3 वर्षों के अंदर सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाएगी। उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता से किए गए वायदों को वह पूरा करने में मदद करेगी। श्री अब्दुल्ला को यह पता है कि चुनौतियां बहुत कठिन हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूं कि उसने अभी तक अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ सकती है। उनका कहना यह है कि वह आतंकवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि अब उन्हें महसूस करना चाहिए कि वे अलग थलग पड़ गए हैं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके संबंध में बताया था कि वे एक निष्कपट, ईमानदार, स्वच्छ छवि और नई विचारधारा के व्यक्ति हैं। शेख अब्दुल्ला को पूरा भरोसा है कि वे जम्मू कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता दे देंगे। महोदय, हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में कहीं अधिक संवैधानिक अधिकारों से प्रयुक्त सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कई प्रशासनिक काम अपने जिम्मे में लिए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि मुझे न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में विश्वसनीयता का अधिक अभाव दिखाई पड़ रहा है। मसलन तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह जानते हुए भी उनकी पदोन्नति को मंजूरी दे दी, जबकि अदालत 2 मामलों में उन्हें दोषी ठहरा चुकी है। इस तरह न्यायपालिका ने दोहरे मानदंड अपनाने के आरोपों को निमंत्रण दे दिया है। वैसे भी न्यायिक दायित्व निभाने वालों की ईमानदारी का पता लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास कोई उपाय भी नहीं है। जब नियुक्ति की जिम्मेदारी कार्यपालिका की थी, तब खुफिया मशीनरी से सारे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की खोज कर ली जाती थी। अब यह मानदंड नहीं रहा। न्यायपालिका अपनी ताकत बढ़ा रही है तो कार्यपालिका और
विधायिका की कीमत पर और इस क्रम में यह संवैधानिक जांच परख और संतुलन की बेहतर व्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है। भ्रष्टाचार के लगातार उभर रहे मामले ने इस मुद्दे पर होने वाली राजनीतिक पहल को रोककर रख दिया है। न्यायिक सक्रियता को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने या उस पर लगाम लगाने के लिए संविधान में संशोधन की सारी कोशिश नाकाम रही है। ताज़ा प्रस्ताव एक ऐसे संविधान में संशोधन का है जिसके द्वारा नेताओं को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे से बाहर ले आने की बात है। यह संवैधानिक संतुलन बहाल करने की जगह शायद नेताओं को बचाने का प्रयास लगता है। जब तक नेता लोग खुद को बचाए रखने की कोशिश में जुटे रहेंगे तब तक न्यायपालिका का ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी। 90 के दशक में विधायिका अंदरूनी कलह से त्रस्त रही तो कार्यपालिका कमज़ोर पड़ती दिख रही है। इन स्थितियों ने न्यायपालिका को जेहादी की भूमिका अख्तियार कर लेने का रास्ता साफ कर दिया है कि अब न्यायालय के फैसलों पर पिट रही तालियों के बीच उसके सर्वशक्तिमान बन जाने के खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून से ऊपर रहना न्यायपालिका के लिए बड़ा आसान है। इसके लिए उसे कानून की व्याख्या अपने मकसद से करने भर की ज़रूरत है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये डिक्टेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी और इसकी PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। मैंने लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और ऐसी और डिक्टेशनों के लिए मेरे YouTube चैनल द स्टेनोग्राफर को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।